चलो इधर देखो भैया, आ गए सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हमारा टारगेट क्या है करना, कि यार थर्मो मतलब तो हीट हो गया, डायनामिक्स का मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी का कन्वर्जन हो गया। तो इसमें बेसिकली हमें करना क्या है, हमें हीट को कन्वर्ट करना है किसी तरीके से वर्क में। मतलब इन दोनों का इंटर कन्वर्जन करना है। क्यों? डिफरेंस समझो पहले तो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट में। क्योंकि केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के अंदर भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? साइन कन्वेंशन अलग अलग क्यों है दोनों में? क्योंकि यार दोनों में साइन कन्वेंशन इसलिए है क्योंकि अगर मैं केमिस्ट्री स्टूडेंट की बात करूं तो भैया उनका मेन टारगेट क्या है? क्या उनका मेन टारगेट सिस्टम का आउटपुट है, या सिस्टम के अंदर जो गैस है उसके अंदर क्या रिएक्शन चल रहा है उससे डील करना है? अंदर भी। बिल्कुल। तो केमिस्ट्री वाले बेसिकली आउटपुट, कि हमारा पिस्टन कंप्रेस हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, कितना फास्ट एक्सपैंड कितना फास्ट कंप्रेस, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। केमिस्ट्री वालों को मेनली मतलब किससे है, कि भैया इंटरनल एनर्जी से मतलब है उन्हें, एक तरीके से उन्हें इंटरनल वाले चीजों से, इनपुट से मतलब है। वेरएस अगर मैं फिजिक्स वालों की बात करूं, भैया हमें रिएक्शन में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कंटेनर के अंदर कौन सा केमिकल रिएक्शन, कौन सी गैस है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब किस चीज से है? हमें मतलब है मैकेनिकल आउटपुट से। मैकेनिकल आउटपुट का मतलब कि हमारा जो पिस्टन है वो एक्सपैंड हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है, मतलब हमें ले दे के मैकेनिकल वर्क से लेना देना है। क्या आप सबको ये बात समझ में आ रही है? भाई नो यस रिस्पॉन्स, सर। जल्दी बताओ। डन। सर। तो यार सिंस दोनों का फील्ड ही अलग है, एक इनपुट से डील कर रहा है, एक आउटपुट से डील कर रहा है, तो इसलिए साइन कन्वेंशन बिल्कुल उल्टे चलते हैं केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में और फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में। तो बस इस चीज में कंफ्यूजन क्रिएट मत करना आगे चल के। बस इतना याद रखना कि हमारा मेन टारगेट आउटपुट से डील करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम साइन कन्वेंशन रखेंगे। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब मैं मेन चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले तो फिर से वही चीज चेक कर लो कि आपको बेसिक बेसिक फॉर्मूले याद हैं या नहीं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं हीट, भैया हीट को हम इंडिकेट करते थे क्यू से, और हीट का फॉर्मूला क्या होता है? भैया हीट का फॉर्मूला एम सीवी डेल्टा टी या एन सीवी डेल्टा टी। एक मिनट रुको प्लीज। भाई एक मिनट वेट करो सब। ओके डन, हो गया। कुछ नहीं प्रकुल, वो जो मैं बता रहा था लाइव होस्टिंग का प्रॉब्लम आया था, बस वही है। एक मिनट रुको। चलो। तो यार मैं बोल रहा था ये फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए, कि अगर मैं आपसे हीट का फॉर्मूला पूछूं तो हीट का फॉर्मूला क्या होगा? हीट का फॉर्मूला एम सीवी डेल्टा टी या एन सीवी डेल्टा टी। मास गिवन होगा तो मास के टर्म्स में, नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में। और हीट कब फ्लो करती है? हीट हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करती है। और हीट की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा? ये हमने यार प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था इंटरनल एनर्जी का। मेरे को बताओ व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, और वो किस पे डिपेंड करेगी सिर्फ? टेम्परेचर। भाई वेरी गुड, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है, सब कुछ भूल चुके हो। इंटरनल एनर्जी हमें पता है रियल गैसेस के केस में इट्स अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये लेकिन रियल गैस का मैंने आपको बताया था। लेकिन हम आइडियल गैस के बारे में बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। उसके बाद बचा लास्ट वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? भैया वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी। अगर वर्क डन का फॉर्मूला पी डेल्टा वी होता है, बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूंगा तो पी डेल्टा वी आएगा। तो आप मेरे को ये बताओ कि अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूंगा, कि मेरा पिस्टन एक्सपैंड हुआ है, तो उस केस में डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आएगी? पॉजिटिव। तो वर्क डन भी क्या आएगा हमारा? पॉजिटिव आएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई है आपको?
यस सर। तो याद रखना, जब भी हमारा पिस्टन एक्सपैंड करेगा और वर्क डन पॉजिटिव आएगा, इस वर्क डन को हम कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम, कि इधर हमारे सिस्टम ने हमको काम करके दिया है। सिमिलरली जब भी कंप्रेशन होगा, तो कंप्रेशन के केस में डेल्टा वी क्या आ जाएगा, डेल्टा वी नेगेटिव आएगा, बिकॉज फाइनल वॉल्यूम कम होगा इनिशियल वॉल्यूम से। तो फाइनल ये डेल्टा वी नेगेटिव आएगा, तो हमारा वर्क डन भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस वाले वर्क डन को आप क्या कहोगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम। सब लोग चेक कर लो, और कोई डाउट नहीं है इसको नोट डाउन करके खत्म कर दो, फिर अब मेन चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चलो पहले इसको नोट डाउन कर लो, ये बिल्कुल बेसिक चीज थी, पिछले चैप्टर का रिकॉल करा रहा था बेसिकली। डन। डन डन। सर। चलो, तो यार अब आ जाते हैं मेन मेन चीजों पे। यार अब हम क्या करेंगे, हम अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। जीरो लॉ वगैरह जो फालतू बात है वो नहीं बता रहा कुछ भी, मेन मुद्दे की बात कर रहे हैं मतलब। सबसे पहले आप मेरे को बताओ कौन कौन से थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होंगे। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स छोड़ दो, कोई बात नहीं। आ जाओ भैया सबसे पहले प्रोसेस पे, आइसोथर्मल प्रोसेस। चलो भाई यहां से स्टार्ट करो। आइसोथर्मल प्रोसेस, मेरे को बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस की क्या खासियत है, क्या कांस्टेंट होता है इसमें। टेम्परेचर। वेरी गुड भैया, सब लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेशन शो करो। भैया आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि इधर हमारा जो टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। आपको क्या करना है, आइडियल गैस इक्वेशन लगानी है हर एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए। तो अगर मैं इसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं, भैया कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको आइडियल गैस इक्वेशन ना पता हो। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। भैया नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहते हैं, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इधर मैंने टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया, तो मतलब मेरा पूरा का पूरा आरएचएस कांस्टेंट हो गया। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन के आएगी कि पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, P1V1 मस्ट बी इक्वल्स टू P2V2। और ये हमारा एक लॉ बन जाता है, क्या नाम है इस लॉ का, भैया इस लॉ का नाम बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहना चाहता है वो, कि पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। और पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट का मतलब कि प्रेशर और मेरा वॉल्यूम जो रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो P इंटू वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। और ये लॉ हमारा क्या कहलाता है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। भैया फटाफट नोट डाउन करते चलो, जैसे ये नोट डाउन हो डन जाए सर। बता देना। हो गया है। चलो अब इसकी मेन और मुद्दे पे आओ, क्या करना है। यार हमें है ना इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ करना है। इंडिकेटर डायग्राम का मतलब क्या होता है, जो अभी मैं तुमसे पूछ रहा था थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स मतलब ऐसे क्वांटिटीज, ऐसे पैरामीटर जो आपके सिस्टम की थर्मोडायनामिक स्टेट बताएंगे। और वो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये तीन हमारे मेन थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और भी होते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, लेकिन मेनली हमें किसके डील करना है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगर मैं इन तीनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, तो वो ग्राफ हमारा क्या कहलाता है, वो ग्राफ हमारा इंडिकेटर डायग्राम कहलाता है। तो जैसे मैं सबसे पहला ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आप मेरे को बस ये बताना सोच के कि इस टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में कैसा ग्राफ प्लॉट होना चाहिए। मैं टेम्परेचर ले रहा हूं वाई एक्सिस पे और प्रेशर ले रहा हूं एक्स एक्सिस पे, तो मेरे को बताओ इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। स्ट्रेट। भाई हमने क्या पढ़ा, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मतलब यहाँ पे कोई ना कोई टेम्परेचर की वैल्यू होगी और ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी। ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी तो मतलब प्रेशर इंक्रीज करता रहेगा या डिक्रीज करता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली टेम्परेचर क्या रहेगा मेरा, टेम्परेचर भैया कांस्टेंट रहेगा। क्या सबको ये ग्राफ क्लियर है। यस सर। लेकिन इस ग्राफ में एक गलती है,
क्या कोई मेरे को ये बता सकता है कि इस ग्राफ में क्या गलती है? इस ग्राफ में गलती है, भैया सोच के बताओ क्या गलती है। किसी को आइडिया नहीं लगा। चलो इधर देखो यार, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं एब्सोल्यूट मतलब कुछ ना कुछ टेम्परेचर ले लेता हूं, सपोज मैंने टेम्परेचर ले लिया T इक्वल्स टू -273 केल्विन। याद रखो ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर -273 केल्विन ले लेता हूं, तो मेरे को बताओ इस टेम्परेचर पे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना हो जाता है और प्रेशर कितना हो जाता है? 0। वेरी गुड। हम कहते हैं -273 केल्विन का मतलब है कि भैया इस टेम्परेचर पे हमारा मॉलिक्यूलर जो मूवमेंट है वो बिल्कुल रुक जाएगा। हमारा मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है वो कट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, मॉलिक्यूलर का मूवमेंट खत्म हो जाएगा। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस खत्म हो गया तो वॉल्यूम कितना आएगा? 0। अगर मॉलिक्यूल का कोई मूवमेंट ही नहीं है तो फिर वो कंटेनर की वॉल को स्ट्राइक ही नहीं कर पाएगा, तो प्रेशर भी कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये चीज याद रखना, प्रेशर 0 या वॉल्यूम 0 कितने टेम्परेचर पे होगा? -273 केल्विन पे होगा। क्या सबको ये चीज समझ में आ गई है? यस। डन। तो अगर सबको ये चीज समझ में आ गई है तो बस यही चीज याद रखना यार, कि इधर हमारा जो टेम्परेचर प्रेशर 0 हो रहा है, तो प्रेशर 0 पे टेम्परेचर कुछ नहीं आ सकता। प्रेशर 0 का मतलब क्या है? टेम्परेचर नेगेटिव में -273 केल्विन होना चाहिए था। तो इधर वो चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। इसलिए ये ग्राफ याद रखना, कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये ग्राफ कहीं ना कहीं यहां से स्टार्ट होगा और ये ग्राफ बनेगा। चेक कर लो सबको ये चीज समझ में आ गई है या नहीं आई है? डन। डन। यहां तक कंप्लीट करो अपना, और मेरे को 1 मिनट दो, आप कंप्लीट करो इसे। भाई आपको एक चीज बता देता हूँ, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे ग्राफ ही हैं। तो अच्छे से चेक कर लेना कि आपको ग्राफ समझ में आने चाहिए। चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ ही है। अगर आपको फर्स्ट ग्राफ क्लियर है तो अब आ जाओ सेकंड ग्राफ पे। सेकंड ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अगर मैं सेकंड ग्राफ ड्रॉ करूं बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो इसके साथ भी यही सिनेरियो होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे कोई एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी और एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगा। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन 0 को अप्रोच नहीं, मतलब 0 से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एट टेम्परेचर 0 हमारा वॉल्यूम 0 हो जाता है। लेकिन इधर वॉल्यूम 0 पे टेम्परेचर 0 नहीं आ पाएगा, इस चीज के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसका हमेशा थर्ड ग्राफ, पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा पीवी ग्राफ ही मिलता है। तो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं थर्ड ग्राफ, प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ। तो आप मेरे को ये सोच के बताओ कि अब प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ कैसा बनना चाहिए? तो यार हमें पता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो ये हमारा ग्राफ कैसा बनना चाहिए? भैया ये ग्राफ हमारा इस टाइप का एक हाइपरबोला ग्राफ बनेगा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सब लोग चेक कर लो, सबको पहले 3 ग्राफ बिल्कुल क्लियर हैं या नहीं? यस। डन। यस। अभी तो ऐसे थर्मल प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है भैया, सब करते जाओ और बिल्कुल बढ़िया से पार्टिसिपेशन दिखाते जाओ। चलो भैया अब आ जाओ, भावनाओं को समझो। नेक्स्ट चीज हमें क्या पढ़नी है, क्या समझा रहा हूं मैं आपको। ये तो था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यार इधर मैंने एक कंटेनर लिया, समझना ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे डेफिनेटली न्यूमेरिकल आता है और मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पे। यार ये मैंने एक कंटेनर लिया और ये मैंने इसको पिस्टन से कनेक्ट कर दिया। मैं कह रहा हूं ये इस कंटेनर के अंदर हमारे पास आइडियल गैस है। मैं क्या कर रहा हूं, इस कंटेनर को नीचे से कुछ ना कुछ हीट सप्लाई कर रहा हूं।
तो अगर इस कंटेनर को, इस गैस को मैंने कुछ ना कुछ हीट सप्लाई करी है, तो गैस के टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा? यार इंक्रीज। आप लोगों का रिस्पांस डल चल रहा है, ऐसे मजा नहीं आएगा। प्लीज थोड़ा सा वो दिखाओ यार, सब लोग बीच में बोलो कुछ ना कुछ, चाहे गलत तो कोई बात नहीं। तो यार इंक्रीज अगर मैं, कर। बिल्कुल, अगर मैं increase, नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहा हूं तो डेफिनेटली बात है कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और हमारी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। यार अगर गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो एक बात खुद सोचो, ये क्या करेंगे, जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे ना गैस के, वो कंटेनर को स्ट्रांगली हिट करने लग जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हमारे मॉलिक्यूलर्स का मूवमेंट और ज्यादा वायलेंट हो जाता है। तो भैया मॉलिक्यूल्स और स्ट्रांगली हिट करेंगे, तो हमारा जो ये पिस्टन होगा ये ऊपर की तरफ एक्सपैंड करेगा। अगर मैं इस पिस्टन को मूवेबल पिस्टन बना दूं तो ये पिस्टन हमारा एक्सपैंड करेगा। यार पिस्टन एक्सपैंड कर गया तो आप मेरे को ये बताओ, ड्यूरिंग एक्सपेंशन वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सोच के बताओ। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा एक्सपेंशन के टाइम पे? डिक्रीज। वेरी गुड हर्ष। ये चीज याद रखना कि जब एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो मॉलिक्यूल्स को और जगह मिल गई ट्रैवल करने की, तो अब इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन कम हो जाएगा, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो डेफिनेटली क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये पूरा स्टेप रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या समझा रहा हूं अभी वो बताऊंगा। मैंने बोला एक कंटेनर लिया, नीचे से हीट प्रोवाइड करी, हीट प्रोवाइड करी है तो इस गैस ने हीट एब्जॉर्ब करी है, एब्जॉर्ब करी है तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ना तो मॉलिक्यूलर आपस में कोलाइड करने लग गए, कंटेनर की वॉल को पुश करने लग गए, पिस्टन ने ऊपर मूव किया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, एक्सपेंशन हुआ। लेकिन जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो मॉलिक्यूल्स को ट्रैवल करने के लिए ज्यादा जगह मिल गई है, तो अब इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था गैस एब्जॉर्प्शन की वजह से, लेकिन एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, तो अल्टीमेटली मेरा टेम्परेचर क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट बन जाएगा। तो ये खासियत है आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ना हम कहते हैं कोई एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि अगर ये कंडीशंस होगी तो ही आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा वो। तो क्या कंडीशन है आइसोथर्मल प्रोसेस की? भैया सबसे पहली कंडीशन तो यही होनी चाहिए कि वो नीचे से हीट एब्जॉर्ब करना चाहिए और फिर एक्सपेंशन के टाइम पे हीट लूज करना चाहिए जिससे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए। तो मेरे को बताओ, मेरे कंटेनर की वॉल्स कंडक्टिंग होनी चाहिए या इंसुलेटिंग होनी चाहिए? कंडक्ट। वेरी गुड। तो याद रखना सबसे पहली कंडीशन यही है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, कि हमारे जो कंटेनर की वॉल्स है वो परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स होगी तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगी, हीट रेडिएट करेगी, तो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि यार जो हमारा ये एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगा सिस्टम के अंदर, याद रखना वो बहुत स्लो होना चाहिए। स्लो का मतलब स्टेडी होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सपोज आपने एकदम से कंप्रेशन या एक्सपेंशन कर दिया, तो आपने अगर एकदम से एक्सपेंशन कर दिया ना तो टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। Hello guys, welcome to my channel and हाँ, और कुछ अमन? चलो, तो इससे याद रखना कि हमारा एक्सपेंशन और कंप्रेशन स्लो होना चाहिए, ताकि हम कंटेनर को सफिशिएंट टाइम दे दें हीट एब्जॉर्ब और रेडिएट करने के लिए। तो बस यही हमारी दो नेसेसरी कंडीशन है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। इसको लिख डालो। क्वेश्चन में कभी भी डायरेक्टली बोला नहीं जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस, इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट बोली जाएगी, तो आपको अपने आप समझना है कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस था। done sir. डन, चलो बढ़िया। आ जाओ भैया नेक्स्ट प्रोसेस पे। सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस होगा हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो यार अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सबसे पहले काम वही करना है, आइडियल गैस इक्वेशन लगानी है। चेक करो अब इसमें क्या क्या टर्म कांस्टेंट हो गए। वॉल्यूम कांस्टेंट, एनआर कांस्टेंट। तो हमारे पास आ जाएगा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर अगर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मतलब P बाय टी हमारा क्या बन जाएगा,
कांस्टेंट बन जाएगा। तो अब की बार हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2। ये हमारी इक्वेशन लगेगी। सबको ये इक्वेशन क्लियर हो गई है, P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2। Yes, sir. डन। एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हो प्रकुल। मेरे को लग रहा है भैया बच्चे काफी सुस्ता गए हैं, सो रहे हैं, गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले तो पूछना पड़ेगा पुराने तरीके से, भाई हाउस दी जोश। हाय सर। Hi, sir. सिर्फ दो बच्चों का आया नालायकों। चलो बढ़िया। तो यार आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया था वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, P डेल्टा V। तो यार अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा V की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। तो याद रखना आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, वर्क डन 0 होता है। भैया जो जो चीजें स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूं वो सारी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है, माइंड में बिठानी है। एक तो आइडियल गैस इक्वेशन, एक ये वर्क डन, कि भैया वर्क डन 0 आएगा। उसके बाद अब क्या करना है, नेक्स्ट काम, भैया इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहला इंडिकेटर डायग्राम बताओ किसके बीच में ड्रॉ करना चाहते हो। क्या कह रहे हो सर, जिस मर्जी के बीच में ड्रॉ कर दो, क्या ही फर्क पड़ना है। भैया नेक्स्ट इधर कर देते हैं और एक इधर कर देते हैं। भैया फर्स्ट डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो हमें पता है अब की बार वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो जो वॉल्यूम कांस्टेंट दिखा दे। लेकिन अगेन ये लाइन 0 से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुई तो टेम्परेचर 0, टेम्परेचर 0 का मतलब है कि वॉल्यूम 0 होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। सेकेंड ग्राफ, सेकेंड ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो मेरे को बताओ अब ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कैसा ग्राफ बनना चाहिए। भैया प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो ये अब एक स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर मैं इसको इमेजिनरी एक्सटेंड करूं तो ये 0 को अप्रोच करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि व्हेन टेम्परेचर इज 0, प्रेशर 0, वॉल्यूम 0। बचा सर लास्ट। हाँ, समझाना हाँ बोलो हर्ष। फर्स्ट ग्राफ जो फिर से समझा। फर्स्ट ग्राफ फिर से समझाना है। फर्स्ट ग्राफ यार वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में है। वॉल्यूम मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है, तो मतलब मेरी वैल्यू कांस्टेंट है वॉल्यूम की, कि कंटेनर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा और ये वैल्यू फिक्स है। तो अब ये वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। तो आप अगर आप इधर देखो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मेरा वॉल्यूम जितना था उतने का उतना ही है, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। डन सर। लेकिन ये 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने लाइन 0 से स्टार्ट कर दी तो इसका मतलब यहां पे टेम्परेचर 0 हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर 0 पे तो वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा, तो वो चीज नहीं पॉसिबल। डन सर। डन। बचा लास्ट ग्राफ जो मैंने आपको बोल रखा है, इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो बताओ भैया बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा। फिर से वही वाली बात, Straight भैया line. वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी, कि भैया वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और ये लाइन 0 से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करता रहे, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। Done, sir. डन। बढ़िया। तो इस आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हमारा जो पिस्टन होना चाहिए वो मूवेबल पिस्टन होना चाहिए या फिक्स पिस्टन होना चाहिए। फिक्स। वेरी गुड। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में आ जाए कि भैया कोई पिस्टन मूवेबल नहीं है, इस तरीके का डायग्राम आ जाए, ऊपर कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर रखी मैंने, जैसे इस वाले डायग्राम में देखो, इधर ये मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, इस लाइन का मतलब क्या होता है कि ये एक मूवेबल पिस्टन है। वेरएस इसका मतलब क्या है कि मतलब ये मूवेबल पिस्टन नहीं है, हमने एक लिड ली है, मतलब ढक्कन से बंद कर दिया है, तो इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। आ जाओ भैया सबका, अगर ये कंप्लीट हो गया है तो थर्ड प्रोसेस दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। नाम से ही पता चल गया होगा बार आ रहा है, तो क्या चीज कांस्टेंट होगी,
प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर वेरी गुड, प्रेशर कांस्टेंट। बाहर का मतलब वो मत समझ लेना, अब जो कुछ कुछ बच्चे अभी मेरे को मैसेज कर देंगे मुझे पता है। तो इधर प्रेशर कांस्टेंट है। फिर से भैया आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब मैं स्पीड में बढ़ रहा हूं। पी कांस्टेंट, एनआर कांस्टेंट, तो हमारे पास आ गया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2 विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। भैया इस केस में अब मैं सीधे सीधे इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहला डायग्राम जैसे कि बात करते आ रहे हैं भैया, पीवी ग्राफ, टीवी ग्राफ, वीटी ग्राफ, फटाफट इस तरीके से इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ड्रॉ कर दिया बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। मुझे पता है कि हमारा टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो भैया नो डाउट इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन, कि हमारा टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो जीरो से अप्रोच करनी चाहिए, क्योंकि व्हेन टेम्परेचर इज जीरो वॉल्यूम विल आल्सो बी जीरो। फिर दूसरा ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मुझे पता है प्रेशर तो कांस्टेंट लिया है, तो मतलब प्रेशर की वैल्यू एक फिक्स हो जाएगी और इसी के अबाउट एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। जीरो से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज टेम्परेचर जीरो तो प्रेशर जीरो, जो कि नहीं होगा। लास्ट ग्राफ थर्ड वाला, पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ कैसा बनेगा भैया? वॉल्यूम फिक्स है या पैरेलल? बिल्कुल। प्रेशर फिक्स है तो फिर से वही, प्रेशर फिक्स है तो इसके पैरेलल एक लाइन। हो गया सिंपल। और मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूं, ग्राफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि ग्राफ दूंगा और ग्राफ के बेसिस पे ही आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये कौन सा प्रोसेस है। तो इसलिए अच्छी तरीके से बिठा लो ये ग्राफ को माइंड में। डन सर। डन। आ जाओ भैया फोर्थ प्रोसेस। फोर्थ प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। साइक्लिक प्रोसेस सबको ही पता होगा क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस, कि यार मैं अपने सिस्टम के अंदर मल्टीपल चेंजेस लेके आ रहा हूं, लेकिन घूम फिर के जो इनिशियल सिचुएशन थी वो ही क्या बनेगी, मेरी फाइनल सिचुएशन बनेगी। तो यहां लिख देता हूं, इस केस में हमारी जो इनिशियल स्टेट होती है गैस की, मतलब जो इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर होगा, वो ही फाइनल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर एंड फाइनल प्रेशर होगा। तो मुझे बताओ, अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर कौन सा टर्म जीरो बनेगा? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हमारी इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है। वो सिर्फ ये इस पे डिपेंड करती है कि हमारा इनिशियल या फाइनल सिचुएशन क्या है, कैसे चेंजेस आ रहे हैं बीच में, इससे कोई मतलब नहीं है। तो याद रखना साइक्लिक प्रोसेस के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा डेल्टा यू हमेशा जीरो होगा साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। इनिशियल स्टेट इज इक्वल्स टू फाइनल स्टेट। तो यार अब साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दैट इज प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ। ड्रॉ तो और भी कर सकते हो तीनों, लेकिन मेनली अभी मेरे को कौन सा ड्रॉ करना है, प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ। तो एक चीज याद रखो कि इस केस में जैसे अभी मैंने बताया कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होगी, तो इसलिए इस केस में प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा भैया? याद रखना, ये हमेशा एक क्लोज्ड लूप बनेगा। कोई सा भी स्ट्रक्चर बन सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, कुछ भी बन सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये क्या बनेगा, एक क्लोज्ड लूप बनेगा। नहीं एरी, वर्ग जीरो नहीं आएगा, वर्क डन जीरो नहीं आएगा एरी। नेगेटिव आ सकते हैं। वर्क डन नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन जीरो नहीं आएगा। जीरो क्यों नहीं आएगा अभी बताऊंगा। हाँ काव्य, असिमेट्रिकल भी बन सकता है ग्राफ, लेकिन कभी भी ग्राफ जो बनेगा, मैंने आपको बोल दिया, वो हमेशा क्लोज लूप ही बनेगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए। आपको बस ये याद रखना है कि अगर जहां पे भी आपको ग्राफ क्लोज लूप दिख जाए, चाहे वो टेम्परेचर वॉल्यूम का हो,
चाहे वॉल्यूम टेम्परेचर का हो, चाहे प्रेशर वॉल्यूम का हो, मतलब चाहे मैं कोई सा भी इंडिकेटर डायग्राम क्यों ना ड्रॉ करूं, अगर वो क्लोज लूप मिल रहा है तो समझ जाना कि भैया वो साइक्लिक प्रोसेस है। अब इसमें प्रेशर और वॉल्यूम वाला ही ग्राफ इंपॉर्टेंट क्यों है उसको समझो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लो। यार मुझे बताओ, ए बी प्रोसेस में वॉल्यूम को नोटिस करो आप, ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं। ए पे वॉल्यूम ले लो, कुछ ना कुछ वी नॉट है, या V1 लिख लो, ऐसा करो V1। तो पॉइंट बी पे वॉल्यूम कुछ ना कुछ V2 आएगी। तो आप मेरे को ये बताओ, ए से लेके बी तक जब हम गए तो मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। वेरी गुड, हमारा भैया वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो ए से बी तक याद रखो एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। वेरी गुड, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्सपेंशन है तो पॉजिटिव। सिमिलरली अब सी से लेके डी तक देखो, सी से लेके डी तक भैया मेरे वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ रहा है जब मैं सी से लेके डी तक जा रहा हूं? तो डिक्रीज। डिक्रीज, मतलब कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। भैया वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी। प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ में गिवन है, तो जब प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ में गिवन हो तो याद रखो हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया अंडर द पीवी कर्व। इसलिए ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। क्यों ग्राफ इंपॉर्टेंट है प्रेशर और वॉल्यूम का? क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ से हमें हमेशा क्या मिल जाता है, वर्क डन मिल जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि पीवी ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बताओ मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ए बी के नीचे का एरिया निकाला, तो सपोज ये व्हाइट लाइन मिल जाएगी मेरे को। ए बी के नीचे का एरिया निकाला, ये एरिया पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा, अभी आपने बताया एक्सपेंशन है तो पॉजिटिव आएगा। अब मैंने सीडी के नीचे का एरिया निकाला, ये जो ब्लू लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं ये सीडी के एरिया है, ये एरिया नेगेटिव आएगा। तो मेरे को बताओ, एक एरिया पॉजिटिव आ रहा है, एक एरिया नेगेटिव आ रहा है, तो फाइनल आंसर मेरा फाइनल एरिया क्या आएगा इस केस में, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव। डायग्राम को फिर से ड्रॉ करता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे समझो, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है मेरे को। ये मैंने एक ग्राफ लिया, ये मैंने ऊपर वाला ड्रॉ कर दिया। ऊपर वाले का इतना सारा एरिया आएगा, ये पूरा पार्ट शेडेड पार्ट, ये एरिया आएगा। इसको नाम दे दो सपोज A1। फिर मैंने सीडी प्रोसेस लिया था, सीडी प्रोसेस, ये ए बी प्रोसेस है। फिर मैंने सीडी प्रोसेस लिया, तो जब मैंने सीडी प्रोसेस लिया तो इसके लिए ये वाला एरिया आएगा। इस एरिया को लिख दो भैया A2 एरिया। मेरे को बताओ कौन सा एरिया ज्यादा है, A1 या A2? भैया डायग्राम से साफ पता चल रहा है एरिया A1 ज्यादा है A2 से। एरिया A1 पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है। तो जब मैं नेट एरिया निकालूंगा, नेट एरिया, तो मेरे को लिखना पड़ेगा A1 माइनस A2। A1 बड़ा है A2 से और पॉजिटिव में भी है, तो नेट एरिया क्या आएगा, नेट एरिया पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में भी नेट वर्क डन क्या आएगा आपके पास, भैया नेट वर्क डन पॉजिटिव आएगा। क्या सबको समझ में आ रही है ये चीज? यस। डन। यस। दूसरी बात, यार ये आपका टोटल मतलब पहले वाले का एरिया था, ये आपके सेकंड वाले का एरिया था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मैं कह सकता हूं अल्टीमेटली मेरे को ये व्हाइट वाला शेडेड पोर्शन बचेगा मेरे पास? तो ये व्हाइट वाला शेडेड पोर्शन है क्या, ये व्हाइट वाला शेडेड पोर्शन बेसिकली इन दोनों के बीच का एरिया है। तो अगर मैं कभी भी आपसे कहूं कैलकुलेट द वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इट विल बी एरिया ऑफ द क्लोज लूप, एरिया ऑफ क्लोज लूप। लेकिन किसके ग्राफ का क्लोज लूप, पीवी कर्व के क्लोज लूप का एरिया। चेक कर लो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई है नहीं आई है? किसी ने कुछ नहीं बोला? डन। डन। टीवी का या जिसका मतलब क्लोज लूप आएगा उसका एरिया होगा। बिल्कुल, जो भी क्लोज लूप आएगा उसका अगर आपने एरिया फाइंड कर लिया तो आपको वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस मिल जाएगा। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे गलती कर देते हैं। ये क्लोज लूप जो गिवन होना चाहिए वो किसका गिवन होना चाहिए, प्रेशर एंड वॉल्यूम का, टेम्परेचर और वॉल्यूम का ना हो।
तो अगर आपको ये सर चीज अगर समझ, ये एंटी क्लॉकवाइज हो तब नेगेटिव आएगा। वेरी गुड, मैं आपको यही तो बोलने वाला था नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं आपको समझा देता हूं। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मत बोलना, हमेशा बच्चे उसमें गलती करते हैं। मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं, दूसरे तरीके से बताएंगे। ठीक है प्रकुल, अब आप इस डायग्राम पे आ जाओ, इस तरीके से समझो आप। सपोज मैंने एक क्लोज लूप ड्रॉ किया और वो इस तरीके से ड्रॉ किया है कि ये पॉइंट ए है और डायरेक्शन मैंने ये बना दी। तो अब आप मेरे को ये बताओ, कौन सा प्रोसेस एक्सपेंशन शो कर रहा है, कौन सा प्रोसेस कंप्रेशन शो कर रहा है, ये बताओ आप। तो अगर अब की बार आप देखो, हमारा एडी प्रोसेस क्या शो कर रहा है, कंप्रेशन। और मेरा बीसी प्रोसेस क्या शो कर रहा है अब की बार, एक्सपेंशन शो कर रहा है। तो अब की बार कंप्रेशन ज्यादा है या एक्सपेंशन ज्यादा है? ऊपर लाइन किसकी आ रही कंप्रेशन। है भैया, ऊपर वाली लाइन का एरिया ज्यादा होगा। तो अब की बार हमारा कंप्रेशन ज्यादा है, कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव होता है और ये ज्यादा है। तो अब की बार हमारा वर्क डन क्या आएगा, फाइनल नेगेटिव आएगा। तो आप हमेशा है ना इसी तरीके से चेक करना, किस तरीके से, कि ऊपर वाली लाइन कौन सी आ रही है, ऊपर वाली लाइन एक्सपेंशन की आ रही है या कंप्रेशन की आ रही है। अगर ऊपर वाली लाइन कंप्रेशन की आ रही है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अगर ऊपर वाली लाइन एक्सपेंशन की आ रही है तो फिर वर्क डन कैसा आएगा आपके पास, पॉजिटिव आएगा। अब चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। आई होप सबको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। यस सर। चलो डन, वेरी गुड। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बस, ताकि आपको थोड़ा सा इस पे अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि भाई ये मैंने एक प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ लिया और ये ग्राफ हमें गिवन है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटिव आया हुआ है, मतलब मैं इसका सिर्फ एक पार्ट करा रहा हूं आपको। हमें यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है वी नॉट, यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है 2v0, यहाँ पे प्रेशर गिवन है 2p0 और यहाँ पे प्रेशर गिवन है p0। हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, सी से लेके डी तक और फिर वापस डी से लेके ए तक। आप मेरे को बताओ व्हाट विल बी दी वर्क डन इन दिस प्रोसेस, वर्क डन बताना है आपको। वेरी गुड काव्य, बहुत सही। भैया हमारे वर्क डन के लिए क्या करना था, आप यहाँ पे लिखोगे भैया एरिया ऑफ पीवी कर्व। तो मेरे को बेसिकली इस स्क्वायर लूप, ये जो भी गिवन है, इसका एरिया निकालना है। तो मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। भैया लेंथ कितनी है, वॉल्यूम अगर वी नॉट से 2v0 जा रहा है तो वी नॉट है। प्रेशर कितना है, अगर पी से पी नॉट जा रहा है, चेंज हो रहा है तो पी नॉट। तो बस यही हमारा वर्क डन आ गया, पी नॉट वी नॉट। सब लोग प्लीज चेक करो, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ये स्टेप बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर है। यस। चलो यस। डन, बहुत बढ़िया। तो यार एक बार क्या करो, आराम से 1 से 2 मिनट लो। हमने अभी तक 4 प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, साइक्लिक प्रोसेस। इन चारों प्रोसेस को गो थ्रू कर लो, क्योंकि जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो पहले आप यहाँ तक पूरा अच्छे से चेक करो, आपको ये सब चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई है। कहीं पे भी 1% डाउट लगे तो पूछ लो। चलो डन, तो किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो आगे वाले प्रोसेस पे बढ़ते हैं। भैया आ जाओ लास्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे। ये हमारा लास्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस। भैया आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या चीज जीरो हो जाती है, क्या कांस्टेंट रहता है? आइडियाबैटिक हीट। प्रोसेस के अंदर वेरी गुड, हीट कांस्टेंट रहती है। तो मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो आएगी। इस केस में आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी,
अब वो चीज देखो, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस केस के अंदर यार हमारा पीवी टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट आता है, जहां पे आप मेरे को कोई बता सकता है गामा क्या होता है? ये भैया ये गामा होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, सीपी बाय सीवी। ये मैंने आपको थर्मल प्रॉपर्टीज में बताया था, सीपी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। भाई आई होप याद होगा सबको, भूले तो नहीं हो। सीवी होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और मैंने आपको यह भी बताया था इन दोनों में से बड़ा कौन होता है? सीपी बड़ा होता है, इसलिए जब हम सीपी माइनस सीवी करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आर मिलता है। तो यार एक चीज याद रखना, सीपी मेरा न्यूमरेटर में है और न्यूमरेटर हमेशा बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसलिए गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी, गामा की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं हो सकती। तो एक तो ये इक्वेशन है हमारी एडियाबैटिक इक्वेशन। दो इक्वेशन और हैं, दो इक्वेशन और कौन सी है? टीवी टू दी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और तीसरी इक्वेशन क्या है? P टू दी पावर 1 माइनस गामा T टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आपको ये तीनों इक्वेशन याद रखनी है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछो कि इन तीनों में से इंपॉर्टेंट और मेजरली कौन सी यूज होने वाली इक्वेशन है, तो पहली दो इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेजर इक्वेशंस है जो याद रखनी है। थर्ड वाली याद नहीं भी हो तो भी चलेगा, मैं बोल रहा हूँ थर्ड वाली को भूल भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मेन फर्स्ट वाली और सेकंड वाली पे ही गेम खेलना है पूरा। डन। अब आ जाओ भैया, जो मेरे को आपको मेन मुद्दे की बात समझानी है, इंपॉर्टेंट चीज समझानी है, कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड आइडियाबैटिक प्रोसेस। यार अगर आप यहां पे लिख रहा हूं, अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस को कंपेयर करो, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो रहा था? पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट आ रहा था, मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ रहा था। लेकिन अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करूं, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या चल रहा है? एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर भैया पी वी टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट आ रहा है, मतलब पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम टू दी पावर गामा। तो अगर मैं इस केस में ग्राफ ड्रॉ करूं प्रेशर और वॉल्यूम का, तो मैंने आपको बोला था कि भाई प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरीके का एक ग्राफ बनना चाहिए, एक हाइपरबोला बनना चाहिए। सिमिलरली इधर भी ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो मेरे को बताओ क्या डिफरेंस होगा इस वाले ग्राफ में? तो याद रखो इधर भी ग्राफ हाइपरबोला ही बनेगा, लेकिन फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? याद रखो इधर v के ऊपर कोई पावर नहीं है, इधर v के ऊपर पावर है, और वो पावर 1 से बड़ी है। तो इसलिए क्या होगा, इस वाले एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप होगा वो हमेशा ज्यादा स्टीप होगा, वो हमेशा ज्यादा स्लोप रखेगा आइसोथर्मल प्रोसेस से। क्या आपको ये चीज समझ में आई है? यस। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन क्या आया हुआ है। अ, आपको क्वेश्चन ही दे देता हूँ, एग्जैक्टली आप अपने आप चेक करना। भैया मेरे तोते उड़ गए गर्मी में। हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन है, ठूं ठूं, और एक ये है, एक ये है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। आपको बताना है ए कौन सा प्रोसेस होगा, बी कौन सा प्रोसेस है, सी कौन सा प्रोसेस है, और डी कौन सा प्रोसेस है। ये आपके मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन बहुत साल पहले, आप चेक कर सकते हो प्रीवियस ईयर्स में। तो आप बताओ ए कौन सा प्रोसेस है, बी कौन सा प्रोसेस है, सी कौन सा, डी कौन सा? सर ए आइसोबारिक, वेरी गुड, बी आइसोथर्मल, बहुत बढ़िया पलक। और सी सर एडियाबैटिक। डन। डी? सर डी आइसोकोरिक। अरे वेरी गुड भैया, मजा आ गया। तो यार हमें साफ दिख रहा है ए के लिए प्रेशर कांस्टेंट चल रहा है, तो आइसोबारिक। भैया बी और सी ही तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, डी में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, वॉल्यूम के उसमें चल रहा है, तो ये हो जाएगा आइसोकोरिक। अब मैंने आपको बोला बी और सी में कंफ्यूजन दूर करने का एक ही तरीका है, चेक करो किसका स्लोप ज्यादा है, कौन ज्यादा स्टीप है।
तो यार हमारा सी वाले का टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो सी वाले का टेंजेंट ज्यादा स्टीप आ रहा है, बी वाले का तो फिर भी थोड़ा सा फ्लैट आ रहा है। तो हमारा बी वाला कौन सा प्रोसेस बन जाएगा? बी हमारा आइसोथर्मल बन जाएगा, और सी हमारा क्या बन जाएगा? एडियाबैटिक बन जाएगा। भैया सब लोग चेक कर लो, सबको ये डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर हैं आइसोथर्मल और आइसोबारिक में, ओ सॉरी आइडियाबैटिक में? यस सर। बहुत बढ़िया। अभी और भी डिफरेंस है, खत्म नहीं हुआ है, पहले इसको लेकर नोट डाउन कर लो। अभी एक मेजर डिफरेंस और है, उसको भी देखते हैं। डन सर। डन, चलो आ जाओ नेक्स्ट मेजर डिफरेंस में। यार अगर आपको याद हो, हरी बारिश हो रही है, किस्मत वाले हो भाई, फिर उधर बारिश हो रही है, इधर गर्मी बढ़ रही है, लेकिन उधर बारिश हो गई है तो मतलब एक आध दिन में इधर भी हो ही जाएगी फिर। चलो मजे से हटके भैया पहले यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने कहा था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारा एक्सपेंशन या कंप्रेशन जो होना चाहिए वो स्लो होना चाहिए, ताकि गैस को हीट रेडिएट आउट करने का टाइम मिल जाए और टेम्परेचर कांस्टेंट मिल जाए। तो इसमें हमने दो कंडीशन क्या लिखी थी, कि एक तो वॉल्स कैसी होनी चाहिए? परफेक्टली परफेक्टली कंडक्टिंग कंडक्टिंग। होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन हमने क्या लिखी थी, कि भैया ये जो भी प्रोसेस एक्सपेंशन या कंप्रेशन होना चाहिए वो स्लो एंड स्टेडी होना चाहिए। अब यही चीज यहां पे इमेजिन करो कि यार यहां पे मैं एक कंटेनर ले रहा हूं और मैं कह रहा हूं हीट एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब ना तो ये हीट एब्जॉर्ब कर पाए ना तो ये हीट रेडिएट कर पाए। तो उसके लिए वॉल्स कैसी होनी चाहिए? कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग? इंसुलेटिंग। भाई वेरी गुड, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रख लेना। एडियाबैटिक के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, कि सिंस देयर शुड बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट, तो हमारी अब की बार जो वॉल्स होनी चाहिए वो परफेक्टली इंसुलेटिंग होनी चाहिए। लेकिन अब एक बात बताओ, क्या परफेक्टली इंसुलेटिंग या परफेक्टली कंडक्टिंग कभी भी पॉसिबल है? नो। नो। तो नो। अगर मैं इसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन धीरे धीरे कर रहा हूं तो गैस को है ना बहुत टाइम मिल जाएगा हीट एक्सचेंज करने का, जो मैं चाहता नहीं हूं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसलिए ये प्रोसेस अब की बार कैसा होना चाहिए? सडन होना चाहिए, एकदम से कंप्रेस एकदम से एक्सपैंड, ताकि गैस को भैया टाइम ही ना मिले हीट रेडिएट या एब्जॉर्ब करने का, ताकि टेम्परेचर पे वो कांस्टेंट बने ही ना। तो इसलिए ये चीज याद रखना, इट शुड बी वेरी सडन। तो क्वेश्चन में जहां दिख जाए सडन, एडियाबेटिक प्रोसेस, जहां दिख जाए स्लो, आइसोथर्मल प्रोसेस। डन सर। डन। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। गामा की वैल्यूज ऐसा करूंगा, मैं आपको बाद में बता दूंगा गामा की वैल्यूज। आपको गामा की वैल्यूज पता है मोनोटॉमिक डायटोमिक ट्राइटोमिक गैस के लिए? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। चलो नहीं भी याद है कोई बात नहीं, उसको बाद में देख लेंगे। अभी भैया मेन क्वेश्चन पे डील कर लेते हैं, ताकि कम से कम एक क्वेश्चन तो करा दूं इस क्लास में। आ जाओ भैया क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, सब सॉल्व करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कि हमने एक आइडियल गैस ली है और ये आइडियल गैस का इनिशियल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और इनिशियल प्रेशर 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। आपको एक चीज बता दूं, आप टेम्परेचर कभी भी डिग्री सेल्सियस में सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, हमेशा केल्विन में ही सब्स्टिट्यूट करना है, नहीं तो आंसर्स गलत आएंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है गैस इज कंप्रेस्ड, ये जो हमने आइडियल गैस ली है इस गैस को हमने कंप्रेस कर दिया है, कंप्रेस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। लेकिन हमने इस गैस को फर्स्ट कंप्रेस किया है स्टेडी स्टेडीली स्लोली, और सेकंड हमने इसको कंप्रेस किया है सडनली। तो मतलब पहला प्रोसेस कौन सा हो गया? सेकंड प्रोसेस कौन सा हो गया? डन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द फाइनल प्रेशर एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस, ये फाइंड करना है। चलो भैया पूरा आपके ऊपर ही है, सब कुछ मैंने आपको दे दिया है। हाँ बस क्या नहीं दिया है मैंने आपको, गामा की वैल्यू नहीं दी है, क्योंकि आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए गामा की वैल्यू चाहिए। तो गामा की वैल्यू लिखो 1.5, दैट इज 3/2। आपको एक और चीज बता देता हूं, गामा की वैल्यू या ना
कभी कभी आपको डेसिमल में गिवन होगी, आप हमेशा उसको फ्रैक्शन में लिखना, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। डेसिमल में नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो इसको कंप्लीट करो आप, और मेरे को 1 मिनट दे दो आप। इतने इतने आप सब लोग सॉल्व करके भैया आंसर चैट बॉक्स में भेजते जाएं। भाई काव्य बिल्कुल सही, पहले पार्ट का आंसर बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर काफी लोगों ने दे दिया है, तो मैं फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कराता हूँ। इतने बाकी लोग आप सब सेकंड पार्ट ट्राई करो। भैया फर्स्ट पार्ट हमें बोला हुआ है स्लो प्रोसेस है, स्टेडी प्रोसेस है, तो हमें दिमाग लगाना ही नहीं। दैट इज बेसिकली एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमारी क्या चीज कांस्टेंट रहती है? भैया टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम ही रहेगा, दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस। आंसर केल्विन में रिप्रेजेंट करना है, तो भैया इसका आंसर केल्विन में रिप्रेजेंट करके दे दो। कितना आ रहा है ये? 323 केल्विन। अब बात आई प्रेशर की। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है क्या, कि भैया क्या कैसा प्रेशर और उसकी क्या इक्वेशन है? P1/V1 इज इक्वल्स टू P2/V, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, माय मिस्टेक। P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। P1 गिवन है 75, V1 को V ही रखो, P2 कैलकुलेट करना है, V2 की वैल्यू 1/4 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। तो भैया P2 की वैल्यू आ गई 75 इंटू 4, एंड व्हाट इज 75 इंटू 4? 300 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। चलो भैया ये मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया। नाउ ट्राई टू कैलकुलेट द सेकंड पार्ट। डन यार डन। कौशिक सही, काव्य सही, बिल्कुल बढ़िया। तो भाई सेकंड पार्ट भी हो गया है काफी लोगों का सॉल्व, तो ये भी दिखा देता हूं। सेकंड पार्ट हमें बोला हुआ है सडन, तो मतलब इट्स एन आइडियाबेटिक प्रोसेस। आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए भैया P1V1 गामा इज इक्वल्स टू P2V2 गामा। सबसे पहले प्रेशर निकाल लो, टेम्परेचर फिर देख ही लेंगे। प्रेशर है 75, वॉल्यूम है V टू दी पावर 3/2 इज इक्वल्स टू P2 निकालना है, यहां पे हो जाएगा वॉल्यूम बाय 4 टू दी पावर 3/2। इसको सॉल्व करोगे तो 75, ये V इधर जाएगा कट जाएगा, तो ये बन जाएगा P2। P2 और ये बचेगा हमारे पास 1/4 टू दी पावर 3/2। भैया 1/4 का स्क्वायर रूट करो और फिर क्यूब करो। 3/2 का मतलब तो आपको पता ही है ना, पहले स्क्वायर रूट
एंड देन क्यूब। तो 1/4 का स्क्वायर रूट किया तो कितना आया? 2। 1/2 और 1/2 का क्यूब किया तो कितना आया? 1/8। तो प्रेशर P2 आ जाएगा 75 इंटू 8 विच इज 600 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। प्लीज सब लोग स्टेप्स चेक कर लेना, किसी को स्टेप्स में कोई डाउट हो तो यार पूछ लो मुझसे। एक बार प्रेशर निकल गया, अब आपको क्या निकालना है? टेम्परेचर निकालना है। तो मैंने कहा था थर्ड इक्वेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने सेकंड इक्वेशन से भी काम चला सकते हो, T(V⁻⁻1) वाली इक्वेशन से। तो मैं तो उसी से कैलकुलेट कर रहा हूं ताकि मेरे को थर्ड इक्वेशन याद ही ना करनी पड़े। T(V⁻⁻1) इज इक्वल्स टू T2V2⁻⁻1। तो ये बन जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 323 केल्विन। वॉल्यूम V 3/2 का -1, तो ये हो जाएगा हाफ इज इक्वल्स टू T2। और ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V/4 तो भैया हमारे पास क्या बचेगा? 323 इज इक्वल्स टू T2 इंटू, यहाँ पे क्या बच रहा है? 1/4 का हाफ मतलब 1/2। तो बिल्कुल भैया आप लोगों ने आंसर सही निकाल के दिया था, दैट इज 646 केल्विन। सब लोग चेक करो, अब किसी को कोई डाउट है किसी भी पार्ट में? चलो बढ़िया। तो भाई यहां तक पूरा रिवाइज कर लेना, हमने सारों थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स की बेसिक बेसिक चीजें कर ली हैं। और अब आगे इस पे आगे करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे और सबका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। दैट विल डू इन सर द नेक्स्ट क्लास। हाँ बोलो। सर अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में डाल रहे हैं तब आंसर गलत क्यों आ रहा है? यार ये जो भी फॉर्मुलेज एप्लीकेबल होते हैं ये केल्विन में ही होते हैं। इवन हीट वाले चैप्टर में भी आप जो भी टेम्परेचर्स की वैल्यू रखोगे वो केल्विन में रखोगे। रीजन क्यों? केल्विन एसआई यूनिट है, डिग्री सेल्सियस सीजीएस यूनिट है। तो आपको बाकी चीजें भी फिर उसी फॉर्म में गिवन होनी चाहिए थी। लेकिन सर दोनों तरफ से सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड तो कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा आप कह रहे हो इधर भी सेंटीग्रेड और इधर भी सेंटीग्रेड? यस सर। लेकिन यार इधर सेंटीग्रेड मतलब, देखो दिक्कत क्या, फिर आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आएगा लेकिन तब भी गलत आएगा। यस सर, यही तभी पूछ रहा हूँ तब क्यों आ रहा है गलत? यार रीजन बस यही है कि हमारे जब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो +273 करते हैं, प्लस के अंदर कैंसिलेशन नहीं चलता। इधर +273 इधर +273, तो उसको ऐसे डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते इस चक्कर में। ओके सर। हम्म। भैया कोई दिक्कत कोई समस्या? खत्म करें? यस। चलो यस। डन भैया। तो मिलेंगे भैया नेक्स्ट क्लास में।